हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 26, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पूरी सीरीज में आपको क्या-क्या मिलेगा, क्या इसके फीचर्स होंगे, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये है आपका 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कंप्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर हैं। इसमें आपको जीके जीएस का पूरा सिलेबस मिलेगा। कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो, वो भी आप यहाँ पर समझोगे। सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा, साथ ही में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड साथ ही में आपके एग्जाम में 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब दो फीचर्स यहाँ पर ये हैं, अगर आपको इन सभी वीडियोस को फ्री में देखना है तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स बाय रवि जो चैनल है वहाँ पर विजिट करना है। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ साथ इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ नोट्स, साथ ही में अनलिमिटेड टेस्ट और बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा पेड बैच इसको ज्वाइन करना है। जैसे ही आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको डेली एप्लीकेशन पर क्लासेस मिलेंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट रहेगा। सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा, साथ ही में बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन हम करने वाले हैं। और इसके लिए आपको इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। तो आप शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो विच रिवर राइज इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, तो वह तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और इसी के पास में कैलाश पर्वत श्रृंखला के जो सेम चेमयुंगडोंग ग्लेशियर है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और इसको तिब्बत में हम यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। जैसे ही फिर ये हमारे भारत में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, तब इसको दिहांग के नाम से हम लोग जानते हैं। बाद में फिर असम में इसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जैसे ही फिर ये एंटर करती है बांग्लादेश में, तो इसका नाम यहाँ पर पड़ जाता है जमुना। तो इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। और एग्जाम में ये भी आपसे पूछते हैं कि इसको तिब्बत में क्या कहते हैं, या फिर इसको असम में क्या कहते हैं, या फिर इसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं। ठीक है। और इसके ओरिजिन की बात करें तो ये आपको तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जो चेमयुंग डोंग ग्लेशियर है, वहां से इसका ओरिजिन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक जल विद्युत पावर स्टेशन में अंततः कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इन एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन अल्टीमेटली विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर हम बात करते हैं विद्युत ऊर्जा में इनमें से कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है, तो आंसर है काइनेटिक ऊर्जा। तो अगर हम समझे एक जल विद्युत पावर स्टेशन, यानी कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के बारे में, तो इसमें जो पानी की पोटेंशियल एनर्जी होती है और जो इसकी अगर हम बात करें पोटेंशियल या फिर स्थितिज ऊर्जा की, तो वो सबसे पहले गतिज ऊर्जा में बदलती है। फिर ये जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, ये फिर टरबाइन को घुमाकर उसको मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और फिर जैसे इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते, तो फाइनली वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अगर आपसे पूछे कि जल विद्युत पावर स्टेशन में जो कौन सी ऐसी एनर्जी है जो कि कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो आपका आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे टरबाइन को घुमाना होता है। तो जैसे टरबाइन को घुमाओगे दैट मीन्स उसमें गति आएगी, तो हम लोग बात करेंगे गतिज ऊर्जा की। और उसी को ही कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में दहेज निषेध अधिनियम, यानी कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये किस वर्ष में पारित किया गया था। तो अगर हम बात करते हैं दहेज निषेध अधिनियम की, तो इसको 1961 में, यानी कि 1961 में पारित किया गया था। और इसे 1 जुलाई 1961 से लागू किया गया था। और इसका पर्पस क्या था बेसिकली, तो इसका पर्पस था, इसका उद्देश्य था दहेज लेने या देने पर रोक लगाना। और इसे एक दंडनीय अपराध जो कि मतलब एक दंडनीय अपराध में इसको यहाँ पे कैटेगराइज किया गया था। और अगर आपसे पूछे कि इसका ये जो पूरा ईयर था या अधिनियम कब ये आया था, कब इसको लागू किया गया था, तो आपको बस इसमें ईयर इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है, दैट इज 1961, 1961।
हालाँकि बाद में इसमें कुछ संशोधन भी किए गए थे, लाइक अगर हम बात करें 1984 या फिर 1986 में, बट इनिशियल लेवल पे बात अगर हम करें तो 1961 में पहली बार इसको यहाँ पे दहेज निषेध अधिनियम को देखा गया था, ठीक है? 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि वैष्णो देवी के मंदिर के पास में कौन-सा शहर स्थित है? तो ये कई बार हम लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि वैष्णो देवी जो मंदिर है उसके पास में आपको जो कटरा शहर है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और वैष्णो देवी मंदिर की बात करें तो ये आपको जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में देखने के लिए मिलेगा, और वहीं पर ही आपको एक कटरा नाम की जगह है जिसके पास में ये पूरा जो वैष्णो देवी माँ का टेम्पल है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो अगर हम मटकी डांस की बात करें तो इट्स फेमस फोक डांस एसोसिएटेड विद दी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो देखिए, फोक डांस की बात करें, क्लासिकल डांस की बात करें, तो क्लासिकल डांस हमारे पास होते हैं 8, लेकिन फ़ोक डांस की बात करें तो हर एक स्टेट में, हर एक रीजन में एक अलग से फ़ोक डांस यहाँ पर हो सकता है, और हमारे इंडिया में मल्टीपल फ़ोक डांस आपको एक पर्टिकुलर स्टेट में देखने के लिए मिल जाएँगे। तो उसी में एक नाम आता है मटकी डांस का, जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा, और जो मध्य प्रदेश का मालवा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर ये काफ़ी एक फ़ेमस लोक नृत्य है, ठीक है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है मटकी, मैं और मैं से मध्य प्रदेश, इसको रिलेट करना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय पुरुष कार्यबल, यानी कि अगर हम बात करें नेशनल मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, इसके रेट क्या थी? यानी कि अगर हम बात करें नेशनल मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट की एज पर द सेंसस ऑफ 2011, तो ये यहाँ पर हो जाएगी 53.26%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये भी मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया है कि अभी जो आपका सेंसस हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका डेटा हम लोग यूज़ करते हैं, वो है 2011 का। हर 10 साल के बाद में सेंसस होता है। अभी ये होना था 2021 में, बट उस टाइम पे कोरोना और कुछ अदर सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये सेंसस नहीं हो पाया। बट अभी प्रस्तावित है 2026 और 27 में, ठीक है? लेकिन तब तक के लिए जो 2011 का डेटा है वही हमारे लिए बेनिफिशियल है, और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें नेशनल मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, तो ये आता है 53.26%। और इसका अर्थ क्या होता है राष्ट्रीय पुरुष कार्यबल भागीदारी का? तो इसका मतलब होता है कि ये पुरुष आबादी का वह अनुपात है जो कि श्रम बाजार में सक्रिय रूप से शामिल होता है, ठीक है? यानी कि लेबर मार्केट में अ, सक्रिय रूप से जो भी यहाँ पे पुरुष आबादी का अनुपात होता है, उसी को यहाँ पे राष्ट्रीय पुरुष कार्यबल भागीदारी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सम्राट अशोक के शिलालेख, यानी कि जो अगर हम बात करें एडिक्ट्स ऑफ द एम्परर अशोक, उनको सबसे पहले किसने डिसाइफर किया था? तो सबसे पहले डिसाइफर किया था इन एम्परर अशोक के एडिक्ट्स को जेम्स प्रिंसेप ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये बात है 1837 की, जब सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के शिलालेख को यहाँ पे डिसाइफर किया था। और ये एक ब्रिटिश पुरातत्वविद और साथ ही में उपनिवेशक प्रशासक थे, जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता हासिल की है। साथ ही में जो सम्राट अशोक थे, उनके जो भी शिलालेख थे, उनको यहाँ पे सबसे पहले डिसाइफर भी किया था। तो उसमें जेम्स प्रिंसेप का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, एंड ईयर कौन सा है? 1837। और इसमें अगर हम बात करें जेम्स प्रिंसेप का एक कार्य है जिसमें जो सम्राट अशोक है उनको देव नाम प्रिय के नाम से भी जाना गया है, ठीक है? तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि देव नाम प्रिय के नाम से कौन फेमस है, तो आंसर होगा यहाँ पे सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना यहाँ पे अनिवार्य कर दिया था? यानी कि वो कौन-सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसके द्वारा ये कंपल्सरी था फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये यहाँ पे बात हुई थी 24th संविधान संशोधन की, जो कि हुआ था 1971 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इसी संविधान संशोधन के तहत में बात की गई थी कि राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना यहाँ पे अनिवार्य होगा। यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा वहाँ पे राष्ट्रपति को अपनी मंजूरी देनी ही है। तो ये बात की गई थी 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान में इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम क्या था? तो नेम द मिनिस्टर हु रिजाइंड ड्यूरिंग द इंडिया चाइना वॉर इन 1962।
तो यहाँ पे आते हैं कौन? वीके कृष्णन मेनन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये वही हैं जिन्होंने 1961 में जब भारत और चाइना का वॉर हुआ था उस समय पे इन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया था। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने हमारे भारत में रक्षा मंत्री के पद पर ये कार्यरत थी जब इन्होंने अपने पद से यहाँ पे इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो अगर हम बात करें विरूपाक्ष मंदिर की, विरूपाक्ष टेम्पल की, तो ये आपको कर्नाटक का जो हम्पी है वहां पर आपको ये पूरे टेम्पल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। काफी फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो आपको लोकेशन ध्यान रखना है, दैट इज हम्पी। तो कर्नाटक के हम्पी में आपको विरूपाक्ष टेम्पल ये देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि भगवान शिव को यहाँ पे समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और इसके अध्यक्ष भी बनी थी? तो तृणमूल कांग्रेस जब भी माइंड में आता है तो आपको क्लिक करेगा ममता बनर्जी का नाम। तो 1998 में आईएनसी से अलग होकर इन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना करी थी और इसकी अध्यक्ष बनी थी। नाम है इनका ममता बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि प्रसिद्ध समाचार पत्र जिसका नाम है हितवाद, इसकी स्थापना किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? द फेमस न्यूज़पेपर बाय द नेम ऑफ द हितवाद वाज फाउंडेड बाय विच इंडियन फ्रीडम फाइटर? तो इसमें यहाँ पे नाम आता है किसका? गोपाल कृष्ण गोखले जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही द हितवाद एक फेमस यहाँ पे समाचार पत्र था जिसकी स्थापना करी थी 1911 में। और इसका यहाँ पे उद्देश्य था सामाजिक सुधार और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देना, उसको फैलाना। एंड साथ ही में मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र यहाँ पे बन चुका था। नाम क्या था? द हितवाद। एंड इसको यहाँ पे जो है इसकी स्थापना करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने दीवान ए खैरात की स्थापना करी थी? तो दीवान ए खैरात की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना ये करी थी फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो तुगलक जो वंश था उसी के एक यहाँ पे शासक हुआ करते थे फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने यहाँ पे स्थापना करी थी दीवान ए खैरात की। और इसका पर्पस क्या था? तो दीवान ए खैरात का मुख्य उद्देश्य होता था अनाथ और गरीब लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक मदद करना। और ये बेसिकली एक दान विभाग था जो कि यहाँ पे दान धर्म का कार्य करता था। और इसकी स्थापना तुगलक वंश के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस मगध सम्राट ने अंग को अपना साम्राज्य यहाँ पे मिला लिया था? तो अगर हम बात करें मगध सम्राट की तो इसमें से किस राजा ने अंग को अपना साम्राज्य में मिला लिया था? अंग एक डायनेस्टी, एक यहाँ पे जगह थी जिसको मिला लिया था अपने पूरे साम्राज्य में। किसने ये मिलाया था? मगध के सम्राट बिंबिसार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जो मगध के सम्राट थे बिंबिसार, उन्होंने ही अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और ये हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के शासनकाल के दौरान में हुआ था और मगध के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम आप लोग मान सकते हो। तो याद रहेगा, हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार और उन्होंने ही यहाँ पर ये पूरा जो जगह थी, दैट इज जो अंग था, इसको यहाँ पे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान में प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, जिसमें अगर हम बात करें एलपीजी की फुल फॉर्म, तो उसमें आपको ध्यान रखना है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसी में जब अगर हम बात करें 1991 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो नाम आएगा पीवी नरसिम्हा राव का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर्स थे और उस समय पे भारत में आर्थिक सुधारों का यहाँ पे दौर था। एंड तभी जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एंड इसमें जो बात कर हमने करी एलपीजी की, तो इसकी फुल फॉर्म या फिर इसका मतलब था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और इस समय पे वित्त मंत्री कौन थे? तो इस समय पे जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो फर्स्ट डीजी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने ही 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना भी करी थी, जिनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गौतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से हम लोग जानते हैं? तो सागा दावा एक तरीके से यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा का ही रूप है और इसको मनाते हैं सिक्किम के निवासी, यानी कि सिक्किम के जो लोग हैं, सिक्किम राज्य के लोग, वही बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा के नाम से मनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर है अरकोनम में सीआईएसएफ के रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र को नया नाम क्या दिया गया है? तो इनका नया नाम रखा गया राजादित्य चोला के नाम पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो राजादित्य चोला के नाम पर ही सीआईएसएफ रंगरूट प्रशिक्षण का नाम यहाँ पे रखा गया है। जो चोल राजवंश से बिलोंग करते थे, तो चोल राजकुमार थे राजादित्य चोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डीएनए का जो डबल हेलिक्स संरचना है, डबल हेलिक्स मॉडल, उसकी स्थापना उसको उसको किसने डिस्कवर्ड किया था? तो उसको डिस्कवर्ड किया था जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और रिसेंटली बात करें, जेम्स वॉटसन की हाल ही में डेथ भी हुई है और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जेम्स वॉटसन की हाल ही में डेथ हुई है एंड इन दोनों को डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? तो सप्तक संगीत समारोह की बात करें तो ये बनता है कहाँ पर? गुजरात के शहर अहमदाबाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये अगर हम बात करें सप्तक संगीत समारोह की, तो भारत के अहमदाबाद शहर में मनाते हैं और जो कि गुजरात राज्य की राजधानी भी है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। और ये वार्षिक 13 दिवसीय एक भारतीय शास्त्रीय संगीत महोत्सव है जिसका आयोजन हर साल जनवरी में किया जाता है। तो सप्तक समारोह की बात करें कहाँ पर? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत का जो स्नेह जलप्रपात है, रन्ही जलप्रपात है, वो घाटी निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो अगर हम बात करते हैं रनी प्रपात घाटी की, तो ये आपको केन नदी पर देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आपको बेसिकली मिलेगा मध्य प्रदेश के खजुराहो के पास में, जो छतरपुर जिला है वहां पर आपको ये देखने के लिए मिलेगी पूरी घाटी, और ये केन रिवर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, सिंधु जल संधि से भारत के हटने के जवाब में पाकिस्तान ने कौन सी संधि को निलंबित कर दिया था? तो यहाँ पर सिंधु जल संधि से भारत के हटने के जवाब में पाकिस्तान ने जो शिमला समझौता है जो 1972 में हुआ था, उससे इन्होंने यहाँ पे निलंबित उसको कर दिया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, शिमला एग्रीमेंट। और ईयर की बात करें तो ये हुआ था 1972 के 2 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, कर्नाटक के किन स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो अगर हम बात करें अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो टेंटेटिव लिस्ट के साइट्स आते हैं ना, उसमें जो यहाँ पे लकुंडी स्मारक है उनको एट प्रेजेंट में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करने की बात हुई है। तो आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है। और ये जो पूरी मॉन्यूमेंट्स है आपको कर्नाटक में देखने के लिए मिल जाएगा। कर्नाटक में जो सरवन बेलगोला वाला एरिया है ना, वहाँ पर मतलब सरवन जो बेलागोला है, साथ ही में जो लकुंडी स्मारक समूह है, उन सभी को यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करने की बात की गई है। तो बेसिकली जगह अगर हम पूछे आपसे तो कौन सी होगी? दैट इज कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता कौन सा देश यहाँ पे आयोजित करता है? तो अगर हम बात करें विंबलडन टेनिस कंपटीशन की, तो कुल मिला के 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, जिसमें से एक आता है विंबलडन के नाम से। तो ये जो पूरी प्रतियोगिता होती है वो होती है इंग्लैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इस बार विंबलडन टेनिस में 2025 में मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी में विनर कौन है, वो आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लाल मिट्टी को लाल रंग प्रदान करता है? तो अगर हम बात करें रेड सॉइल जो होते हैं ना, उसमें रेड कलर वो किस फैक्टर की वजह से आता है? तो यहाँ पे नाम आता है आयरन ऑक्साइड का। तो आयरन ऑक्साइड की वजह से जो लाल मिट्टी है उसका कलर रेड कलर का होता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, दैट इज आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं कि अगर आपको कोई भी पीडीएफ ई बुक वेबसाइट को मतलब इनको परचेज करना है, तो आपको वेबसाइट पर विजिट करना है जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com पर। अगर आपको कोई भी बुक को प्रिंटेड फॉर्मेट में घर पर मंगवाना है तो आपको विजिट करना है www.ravididipublication.com पर। मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। साथ ही में डेली करंट अफेयर्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स पे रवि चैनल को। एंड साथ ही में किसी भी वीडियो को इंग्लिश में अगर आपको देखना है इंग्लिश फॉर्मेट में, तो आपको विजिट करना है रवि अदिति क्लासेस को।
तो वापस से शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं 26 क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे रहेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट ये कितना था? तो अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें भारत में कुल साक्षरता दर तो ये थी 74.04% यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो ध्यान रखनी है। एंड इसी में बात करें मेल जो यहाँ पे लिटरेसी रेट था वो था 82.14 एंड फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो वो था 65.46%। तो इंडिविजुअल भी आपको ध्यान रखना है, टोटल भी ध्यान रखना है। टोटल था कितना 74.04, मेल में बात करें 82.14 एंड फीमेल में 65.46। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के नाम से हम लोग जानते थे? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज न्यू स्टोन एज इन द सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री? तो इसमें जो न्यूलिथिक एज थी उसी को ही हम न्यू स्टोन एज के नाम से जानते थे, यानी कि नव पाषाण काल के नाम से हम लोग उसको जानते थे। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है, नव पाषाण काल यानी कि न्यू स्टोन एज, और इसी को ही हम न्यूलिथिक एज या फिर यहाँ पे नव पाषाण काल के नाम से जानते थे या फिर नया पाषाण युग। और ये नवपाषाण युग की अगर हम बात करें तो ये पाषाण युग का अंतिम चरण है और इसकी विशेषता थी जैसे कि यहाँ पे सस्टेनेबल कृषि होने लगी थी, ठीक है? स्थायी कृषि होने लगी थी, पशुपालन, पॉलिश किए गए पत्थरों से औजार बनाने का उपयोग यहाँ पे होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे नई-नई चीज़ें होना शुरू हुई, दैट मीन्स यहाँ पे नव युग यहाँ पे आ चुका था, तो इसको ही हमने नवपाषाण युग भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन-सा शहर था? तो अगर आपसे पूछे कि फ्रांसीसी उपनिवेश में जो यहाँ पे एक राजधानी हुआ करती थी, वो कौन-सी हुआ करती थी? तो वो होती थी पौंडुचेरी, पौंडुचेरी यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। उस समय पे इसको पौंडुचेरी के नाम से जानते थे बट आज के समय में इसको पौंडुचेरी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो ये फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी हुआ करती थी एंड 1674 में फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र की स्थापना भी यहाँ पर ही की गई थी एंड बाद में यहाँ पर ये जो पूरा एरिया था पौंडुचेरी वाला, ये जो फ्रांसीसी थे उनका एक मुख्य प्रशासनिक केंद्र भी बन गया था। और इसे अक्सर भारत का छोटा फ्रांस के नाम से भी हम लोग जानते थे। तो अगर आपसे पूछे कि फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी, तो आंसर होगा यहाँ पे पौंडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने मशीन कोड को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में इस्तेमाल किया? तो विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड मशीन कोड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो यहाँ पे हम लोग बात करें किस चीज़ की कि यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन थी वहीं पर ही यूज़ होती थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में, किसका मशीन कोड का इस्तेमाल किया जाता था। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। आज के समय पे हम लोग जो है 5 जनरेशन देख चुके कंप्यूटर्स की, जिसमें फर्स्ट की बात करें वहाँ पे इस्तेमाल होता था किस चीज़ का, मशीन कोड का, ठीक है? तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है, मशीन कोड में भी 0 और 1 के जो बाइनरी अंक थे उन्हीं से ही ये पूरी लैंग्वेज यहाँ पे हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस देश ने माउंट तारानकी को व्यक्तित्व का दर्जा यहाँ पे दिया है? तो विच कंट्री हैज़ ग्रांटेड पर्सनहुड स्टेटस टू दी माउंट तारानकी? तो ये यहाँ पे हम लोग बात करें कौन से माउंट की, तो ये हम बात करें न्यूजीलैंड के माउंट तारानकी की। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है एंड यहीं पर अगर हम बात करें इस माउंट की तो इसमें न्यूजीलैंड ने इसको एज अ पर्सन यानी कि पर्सनहुड इसको यहाँ पर दिया है और ये देश की तीसरी प्राकृतिक इकाई भी यहाँ पे बन गई, जैसे कि एक व्यक्ति के रूप में यहाँ पे अधिकार दिए गए हैं, ठीक है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करती है सेबी और उसके साथ में कौन, दैट इज आरबीआई। तो सेबी और आरबीआई यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों ही मिलकर आपस में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसको यहाँ पे क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है एंड इसमें बात करें ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ये निवेशकों के हितों की रक्षा करती है, साथ ही में बाजार में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने का कार्य भी करती है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो रूल्स रेगुलेशंस नियम को यहाँ पे बनाती है जो कि ऑल ओवर इंडिया में इनको फॉलो किया जाता है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सेबी और आरबीआई की। अभी अगर हम बात करें आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आंसर होगा संजय मल्होत्रा एंड सेबी के चेयरमैन की बात करें तो हो जाएंगे
तुहिन कांता पांडे। तो ये चेयरमैन भी ध्यान रखना है और इनके गवर्नर भी ध्यान रखना है एंड साथ ही में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ये दोनों ही रेगुलेट करते हैं, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस प्रधानमंत्री ने इतालवी प्रधानमंत्री यानी कि जॉर्जिया मेलोनी की हम लोग बात करें, उनके द्वारा लिखित आत्मकथा नाम है आई एम जॉर्जिया, इसकी प्रस्तावना लिखी है। तो अगर हम बात करें हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जॉर्जिया मेलोनी की जो पुस्तक है आई एम जॉर्जिया, उसकी प्रस्तावना, उसका प्रियम्बल ये किसने लिखा है या प्रेफेस आप कह सकते हो, ये यहाँ पर लिखा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए ये पूरी न्यूज़ यहाँ पे ये जो पूरी एक बुक है वो न्यूज़ में आ चुकी है, तो आपको इसका नाम भी यहाँ पे ध्यान रखना है, दैट इज नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, पंडित राम नारायण एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वादक हैं जो निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पंडित राम नारायण, अ फेमस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इज नोन फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे नाम आता है किसका, यहाँ पे नाम आपको ध्यान रखना है सारंगी वाद्य यंत्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो पंडित राम नारायण काफ़ी फेमस एक संगीतकार थे जो कि सारंगी वाद्य यंत्र बजाने के लिए काफ़ी जाने जाते थे, जिन्हें अगर हम बात करें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एकल वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय इन्हें बनाया था एंड साथ ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको पहचान यहाँ पे दिलवाई थी। तो नाम है पंडित राम नारायण जो कि काफ़ी फेमस एक सारंगी वाद्य यंत्र यहाँ पे वादक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, तो इसमें नाम आता है किसका, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 1986 में स्थापित किया गया था। ईयर भी इंपॉर्टेंट है 1986। और ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका तीनों के ही जंक्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। बात करें किस चीज़ की, नीलगिरी जो कि एक भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था 1986 में। और इसको अगर हम बात करें आई थिंक वर्ष 2000 में इसको यहाँ पे जो विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क है ना, उसमें भी इसको शामिल किया गया था यूनेस्को के जो ये प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वर्षों को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल या फिर उपयोग किया जाता है जिससे कि वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ में मापने वाला सिलेंडर यहाँ पे लगाया जाता है। तो हम लोग बात करें किस चीज़ की, हम लोग बात कर रहे हैं वर्ष मापी यानी कि रेन गेज की, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका कार्य ही होता है कि यहाँ पे वर्षा को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, नाम है इसका रेन गेज, जो कि एक उपकरण है जिसका उपयोग यहाँ पे हम लोग करते हैं इस वर्षा को मापने के लिए। और इसमें अगर हम बात करें ऊपर की तरफ एक फनल होता है एंड साथ ही में एक मापने के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल भी किया जाता है और फिर उस पानी की मात्रा को मिलीमीटर में मापते हैं और इसी यूडोमीटर, ओम्ब्रोमीटर या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो इसके नाम है उससे भी हम लोग इसको जानते हैं, बट मोस्ट फेमस जो इसका नाम है वो है यहाँ पे रेन गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वो आपको बिहार में देखने के लिए मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी ये आपको मिलेगी बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एंड इसमें अगर हम बात करें तो आपको लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में आपको 1106 लोग यानी कि व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 1100 लोग। तो हम लोग बात करें किस चीज़ की, बिहार की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और सबसे अगर हम बात करें अ, अधिक जो ये मतलब घनत्व वाला जो राज्य है इसमें दूसरे नंबर पर कौन-सा है? तो इसमें फिर आता है पश्चिम बंगाल और तीसरे पर आता है यहाँ पे केरला। और सबसे कम घनत्व वाला कौन-सा है? वो है अरुणाचल प्रदेश और फिर आता है कौन-सा? यहाँ पे अगर हम बात करें मतलब इसमें एरिया मतलब कितने लोग आते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में आपको ध्यान रखना है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 17 लोग ही यहाँ पर यहाँ जो है वो रहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद के उन्मूलन या फिर निर्माण का उल्लेख है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस abolition ऑफ क्रिएशन और ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। तो हम लोग बात करें आर्टिकल नंबर 169 की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आर्टिकल 169 में ही बात की जा रही है राज्य में विधान परिषदों के उन्मूलन, उनको समाप्त करने या फिर उनको बनाने से संबंधित। तो इसमें आर्टिकल नंबर 169 को आप लोगों ने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो आउट ऑफ दीज ऑप्शन अगर हम इसमें बात करते हैं बुद्धा एंड इज धम्मा की, तो ये बुक को लिखा है किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इस पुस्तक में अगर हम बात करें बेसिकली गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, उनके दर्शन और बुद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित ये पूरी पुस्तक है। और ये उनकी अंतिम कृति भी है जिसे उनकी मृत्यु के बाद ही प्रकाशित किया गया था। नाम है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में हल के टेराकोटा मॉडल कहाँ खोदे गए थे? तो टेराकोटा मॉडल्स जो थे हल के, उनको खोदा गया था बनावली से, जो कि आपको हरियाणा में देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो हड़प्पा सभ्यता का जो ये हल्का टेराकोटा है वो मॉडल आपको मुख्य रूप से बनावली हरियाणा में देखने के लिए मिलेगा, वहीं पर ये मिले थे। और इसके अलावा बात करें काफ़ी इम्पोर्टेंट साथ ही में जो कालीबंगा जो आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा, वहाँ से आपको जुते हुए जो खेत हैं और हल के कुछ साक्ष्य भी देखने के लिए मिल जाएँगे। बट अगर हम बात करें हल के टेराकोटा मॉडल्स, तो वो आपको हरियाणा के बनावली में ही देखने के लिए मिल जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि उत्पादों पर वस्तु लागत के संबंध में एमआरपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में इसको कहते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य, ठीक है? एमएसपी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि राजेश तलवार के द्वारा रचित कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के हिंद स्वराज की आलोचना करती है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है हिंद स्वराज, और उसी की आलोचना करने के लिए जो जिस बुक को यहाँ पे राजेश तलवार ने लिखा है उसका नाम हो जाएगा द महात्मास मैनिफेस्टो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो महात्मा गांधी का घोषणा पत्र बाय राजेश तलवार, इसी बुक को लिखा है इन्होंने। एंड एक तरीके से महात्मा गांधी की जो बुक है द हिंद स्वराज, उसी की आलोचना ये यहाँ पे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवन्ना उत्सव निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो नवन्ना उत्सव की बात करें, ये आपको मुख्य रूप से बांग्लादेश और मुख्य रूप से इंडिया में अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल वाले एरिया में आपको ये पूरा फेस्टिवल देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली हम लोग बात करें किसकी? बांग्लादेश की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसबाउंडरी रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो ये हाँ, यहाँ पे हम लोग किस रिवर की बात कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्यास नदी की, यानी कि ब्यास रिवर की। तो ये एक तरीके से भारत और भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का कार्य नहीं करती है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें इंदस की, रावी की, झेलम की, ये तीनों ही यहाँ पे एक बैरियर, एक ट्रांस बाउंड्री का काम करते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। और ये जो ब्यास रिवर है वो हिमाचल से निकलती है और ये भारत में बहती है लेकिन पाकिस्तान में एंटर नहीं करती है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी अन्य सभ्यताओं के साथ में हड़प्पा वासियों की व्यापक चौकी थी? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ट्रेडिंग आउटपोस्ट ऑफ हड़प्पन विद अदर सिविलाइजेशन? तो हम लोग बात करें किसकी? हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सुरतुगई की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो सुरतुगई वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित एक प्राचीन हड़प्पा व्यापारिक बंदरगाह है और ये लगभग 2000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के लिए काफी महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र भी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण किस करके भारतीय स्टेट बैंक का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो अगर हम बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, है ना, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो उसको पहले ये इसमें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया, ठीक है। उसके बाद में एसबीआई की फॉर्मेशन होती है कब, कौन से साल में? तो ये होती है 1955 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो यानी कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसी का अधिग्रहण करके भारतीय स्टेट बैंक का यहाँ पे गठन हुआ। एंड कब हुआ था? 1955 फर्स्ट ऑफ जुलाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है, मनुष्य में आहार नाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन यहाँ पे करता है? इन ह्यूमन बीइंग विच पार्ट ऑफ द बॉडी एलिमेंट्री कैनाल एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल? तो यहाँ पे हम लोग बात करें एनएस की, तो जो यहाँ पर गुदा है एनएस है, ये जो भी हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल अपशिष्ट पदार्थ होता है शरीर से उसको बाहर निकाल देता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये बात करें आहट नाल का जो गुदा है वो अंतिम भाग होता है, ठीक है। जो एलिमेंट्री कैनाल है ना उसका अंतिम पार्ट कौन सा है? वो एनएस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान में निम्नलिखित में से कौन जो है वहाँ का वायसराय था? तो जब स्टार्ट हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उस समय पे जो वहाँ पे वायसराय थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम यहाँ पे था लॉर्ड इरविन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड इरविन उस समय पे कौन थे? वहाँ के वायसराय थे, जब महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहाँ पे शुरू किया था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये शामिल होता है 2010 में, यानी कि 2010 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी ये कब लागू किया गया था? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 2017 जुलाई फर्स्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर ये लागू किया गया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने हिंदू विकास दर ये शब्दावली को गढ़ा था? तो अगर हम बात करें हिंदू विकास दर ये शब्दावली को, ये यहाँ पे गढ़ा गया था किसके द्वारा? नाम है इनका यहाँ पे राजकृष्ण के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। काफी जाने माने एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिनके द्वारा ही जो हिंदू विकास दर है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, इस शब्द को यहाँ पे गढ़ा गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 50 जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। सभी पीवाईक्यूज यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं एंड डेफिनेटली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस इनके आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल इसकी खोज किसने करी है? सेकेंड क्वेश्चन है नवन्ना उत्सव किस राज्य से किस देश से संबंधित है? एंड थर्ड वन इज यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थित जो विरूपाक्ष मंदिर है वो आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा? इसका जो भी आंसर होगा आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम चैनल के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि दीदी क्लासेस को। बाकी ई बुक और बुक की वेबसाइट के लिए आप विजिट कर सकते हो www.ravididipublication.com पर। कोई ई बुक पीडीएफ को परचेज करना है तो आपको विजिट करना है www.ravibooks.pdf.com पर। साथ ही में आप हमसे एप्लीकेशन पर भी जुड़ सकते हो, नाम है रवि स्टडी ऐप, जहाँ पे आपको करंट अफेयर का बैच, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, जीएस नोट्स, ई बुक्स, साथ ही में 25,000 क्वेश्चन का सीरीज, फ्री पीडीएफ करंट अफेयर नोट्स, ये सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।